अध्याय 22 सेंट मंगोस जादुई रोग एवं दुर्घटना अस्पताल। हैरी को इस बात से बड़ी राहत मिली कि मैकगोनागल ने उसकी बात गंभीरता से ली थी। वो बिना झिझके पलंग से फौरन कूद गया। उसने फटाफट ड्रेसिंग गाउन पहना और नाक पर चश्मा चढ़ा लिया। प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा, विजली, तुम्हें भी चलना चाहिए। नेविल, डीन और सीमस के पास से गुजरते हुए वे दोनों प्रोफेसर मैकगोनागल के पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल गए। घुमावदार सीढ़ियों से उतरकर वे हॉल में पहुंचे, तस्वीर के छेद से निकले और चांदनी में नहाए गलियारे में चलने लगे। हैरी को महसूस हुआ कि उसके भीतर की दहशत किसी भी पल बाहर निकल सकती है। वो दौड़ना चाहता था, डंबलडोर को चिल्लाकर बताना चाहता था। उन लोगों के धीरे धीरे चलते समय मिस्टर विजली का खून तेजी से बह रहा था, और अगर वे दांत जहरीले हुए। हैरी ने बहुत कोशिश की कि वो ये ना सोचे, मेरे दांत तो कितना बुरा हो सकता है। वे मिसेस नॉरिस के पास से गुजरे, जिसने अपनी लैंप जैसी आंखें उन पर डाली और धीरे से आवाज निकाली। लेकिन प्रोफेसर मैकगोनागल ने शू कर दिया। मिसेस नॉरिस दूर चली गई और कुछ मिनट में वे पत्थर के उस गारगॉयल के पास पहुंच गए जो डंबलडोर के ऑफिस के प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहा था। प्रोफेसर मैकगोनागल बोली, फिजिंग विज़बी। गारगॉयल सजीव होकर एक तरफ हट गया। उसके पीछे की दीवार दो हिस्सों में बट गई। पत्थर की घुमावदार सीढ़ियां दिखने लगी जो चलती हुई ऊपर जा रही थीं। वे तीनों चलती हुई सीढ़ियों पर खड़े हो गए और उसके पीछे दीवार धम से बंद हो गई, और वे घूमते हुए तब तक ऊपर चढ़ते रहे जब तक कि वे बलूत की लकड़ी के बहुत चमकदार दरवाजे तक नहीं पहुंच गए। उस दरवाजे पर गरुड़ के आकार की पीतल की कुंडी लगी थी। आधी रात से ज्यादा होने के बाद भी कमरे के भीतर से आवाजें आ रही थी, बहुत सारी आवाजें। ऐसा लग रहा था जैसे डंबलडोर कम से कम 1 दर्जन लोगों से बातें कर रहे हों। प्रोफेसर मैकगोनागल ने गरुड़ के आकार की कुंडी से 3 बार दस्तक दी। आवाजें तत्काल बंद हो गई, मानो किसी ने उनका स्विच बंद कर दिया हो। दरवाजा अपने आप खुल गया और प्रोफेसर मैकगोनागल, हैरी तथा रॉन को भीतर ले गई। कमरा आधे अंधेरे में था। चांदी के अजीब से यंत्र टेबलों पर खामोश खड़े थे और अब भी धुएं की लकीरें छोड़ रहे थे, जैसा वे हमेशा करते थे। दीवारों पर पूर्व हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस की अपनी अपनी तस्वीरें फ्रेम में ऊंग रही थीं। दरवाजे के पीछे हंस जितना बड़ा एक शानदार लाल सुनहरा पक्षी ऊंग रहा था और उसका सिर उसके पंख के नीचे था। ओ प्रोफेसर मैकगोनागल, आप हैं? और ओ डंबलडोर अपनी डेस्क के पीछे ऊंची पीठ वाली कुर्सी पर बैठे थे। वे मोमबत्ती की रोशनी के अंधेरे में आगे झुके, जो उनके सामने रखे कागजों पर रोशनी कर रही थी। वे एक शानदार कढ़ाई वाला बैंगनी और सुनहरा ड्रेसिंग गाउन पहने थे। गाउन के नीचे सफेद नाइट शर्ट थी, लेकिन वे पूरी तरह जागे हुए लग रहे थे। उनकी हल्की नीली पैनी आंखें प्रोफेसर मैकगोनागल पर जमी हुई थीं। प्रोफेसर डंबलडोर, पॉटर को एक बुरा सपना आया था, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। वो कहता है, हैरी ने जल्दी से कहा। वो सपना नहीं था। प्रोफेसर मैकगोनागल ने मुड़कर हैरी को देखा और त्योरियां चढ़ा ली। ठीक है पॉटर, अब हेडमास्टर को इसके बारे में तुम ही बता दो। हैरी बोला, देखिए, मैं सो रहा था। डंबलडोर को समझाने की हताशा और दहशत में वो इस बात पर चिढ़ रहा था कि वे
उसकी तरफ नहीं बल्कि उसकी जुड़ी हुई उंगलियों की तरफ देख रहे थे। लेकिन ये कोई साधारण सपना नहीं था, ये सच्चा था। मैंने इसे होते देखा था। उसने एक गहरी सांस खींची। रॉन के डैडी, मिस्टर विजली मिस्टर विजली पर एक बड़े सांप ने हमला कर दिया है। उसके मुंह से निकलकर ये शब्द हवा में गूंजने लगे। वे थोड़े मूर्खतापूर्ण, यहां तक कि मजाकिया भी लगने लगे। एक खामोशी छा गई, जिसमें डंबलडोर कुर्सी पर पीछे टिके रहे और सोचते हुए छत की तरफ देखते रहे। रॉन सफेद चेहरे और सदमे के साथ कभी हैरी को तो कभी डंबलडोर को देख रहा था। तुमने ये कैसे देखा? डंबलडोर ने धीरे से पूछा। वे अब भी हैरी की तरफ नहीं देख रहे थे। देखिए, मैं नहीं जानता, हैरी ने थोड़ा गुस्से से कहा। आखिर इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे लगता है मेरे दिमाग में। लगता है तुम मेरी बात का मतलब नहीं समझे, डंबलडोर ने उसी शांत अंदाज में कहा। मेरा मतलब है, क्या तुम याद कर सकते हो कि हमले के वक्त तुम कहां पर थे? तुम शिकार के पास खड़े थे या ऊपर से इस घटना को देख रहे थे? यह इतना अजीब सवाल था कि हैरी मुंह फाड़े डंबलडोर की ओर देखता रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सब पता हो। मैं ही सांप था, उसने कहा। मैंने ये सब सांप के नजरिए से देखा था। एक पल तक कोई भी कुछ नहीं बोला। रॉन का चेहरा पीला पड़ चुका था। डंबलडोर ने रॉन की तरफ देखते हुए ज्यादा तीखी आवाज में कहा, क्या आर्थर बुरी तरह घायल है? हाँ, हैरी ने जोर देकर कहा। वे लोग समझने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? क्या उन्हें यह एहसास नहीं है कि दांत काफी पहले गड़ चुके हैं और अब तक उनका कितना सारा खून बह चुका होगा, और डंबलडोर उनकी तरफ देखने का शिष्टाचार क्यों नहीं निभा रहे हैं? लेकिन डंबलडोर खड़े हो गए। वे इतनी तेजी से खड़े हुए कि हैरी उछल पड़ा। डंबलडोर ने छत के करीब लटक रही पुरानी तस्वीरों में से एक को संबोधित किया। एवरोल्ड और डेलिस, आप भी। झब्बेदार काली धारी और भूरे चेहरे वाला जादूगर तथा उनके पास वाले फ्रेम के लंबे सफेद घूंघर वाली बूढ़ी जादूगरनी गहरी नींद में लग रहे थे, लेकिन उन्होंने फौरन अपनी आंखें खोल ली। डंबलडोर ने पूछा, आप लोग सुन रहे थे? जादूगर ने सिर हिलाया। जादूगरनी बोली, जाहिर है, डंबलडोर ने कहा। उस आदमी के बाल लाल हैं और उसने चश्मा लगा रखा है। एवराल्ड, आप चेतावनी दें। यह सुनिश्चित करें कि उसे सही लोग खोज लें। दोनों सिर हिलाकर अपने फ्रेम से चल दिए। बहरहाल पास की तस्वीरों में प्रकट होने के बजाय, जैसा हॉगवर्ट्स में आमतौर पर होता था, कोई भी दोबारा नहीं दिखा। एक फ्रेम में अब काले पर्दे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था, जबकि दूसरे में चमड़े की बस एक आकर्षक कुर्सी थी। हैरी ने देखा कि दीवार पर टंगे कई हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस हालांकि विश्वसनीय खर्राटे भर रहे थे, लेकिन वे अपनी पलकों के नीचे से उसे चोरी चोरी देख रहे थे। अचानक उसे समझ में आया कि उनका दरवाजा खटखटाते समय डंबलडोर किससे बातें कर रहे थे। एवराल्ड और डिलिस हॉगवर्ट्स के सबसे प्रख्यात हेडमास्टरों में से एक हैं, डंबलडोर ने कहा। वे अब हैरी, रॉन और प्रोफेसर मैकगोनागल के पास से घूमकर सोते हुए पक्षी की तरफ जा रहे थे, जो दरवाजे के पास अपने अड्डे पर बैठा था। उनकी ख्याति इतनी ज्यादा है कि दोनों की तस्वीरें जादूगरों की सभी महत्वपूर्ण संस्थाओं में लगी हुई हैं। चूंकि वे अपनी तस्वीरों में आराम से आ जा सकते हैं, इसलिए वे हमें बता सकते हैं कि दूसरी जगह क्या हो रहा है, हैरी ने कहा। लेकिन मिस्टर विजली कहीं भी हो सकते हैं। आप तीनों बैठ जाएं, डंबलडोर ने कहा।
जैसे हैरी कुछ बोला ही ना हो। एवरार्ड और डिलिस अभी कुछ मिनट तक नहीं लौटेंगे। प्रोफेसर मैकगोनागल, कृपया कुछ कुर्सियों की व्यवस्था कर लें। प्रोफेसर मैकगोनागल ने ड्रेसिंग गाउन की जेब से छड़ी निकालकर लहराई। हवा में से 3 कुर्सियां प्रकट हुईं। ये कुर्सियां लकड़ी की थीं और सीधी पीठ वाली थीं। ये उस तरह की आरामदेह गद्दीदार कुर्सियां नहीं थीं जो डंबलडोर ने हैरी की सुनवाई के समय हवा से प्रकट की थीं। हैरी बैठ गया और डंबलडोर को देखता रहा। डंबलडोर अब एक उंगली से ज्वाला के पंखदार सुनहरे सिर को सहला रहे थे। माया पंछी तत्काल जाग गया। उसने अपना सुंदर सिर उठाया और अपनी चमकीली आंखों से डंबलडोर की तरफ देखने लगा। डंबलडोर ने बहुत धीरे से उस पक्षी से कहा, हमें चेतावनी की जरूरत है। आग की एक लपट उठी और माया पंछी चला गया। डंबलडोर अब चांदी के एक नाजुक यंत्र के पास गए। हैरी को पता नहीं था कि इस यंत्र से क्या होता है। वे उस यंत्र को लेकर अपनी डेस्क तक पहुंचे, उन लोगों के सामने बैठे और अपनी छड़ी की नोक से उसे हल्के से ठोका। यंत्र में तत्काल जान आ गई और उसमें से लयदार आवाजें निकलने लगीं। ऊपर वाली छोटी सी चांदी की नली से पीला हरा धुआं निकलने लगा। डंबलडोर भौहें चढ़ाकर धुएं को गौर से देखने लगे। कुछ सेकंड बाद धुआं बढ़ गया, गहरा हो गया और हवा में छल्ले बनाने लगा। उसके सिरे से एक सांप का सिर बन गया, जिसका मुंह चौड़ा खुला था। हैरी सोच रहा था कि क्या वो यंत्र उसके सपने की पुष्टि कर रहा है। उसने उत्सुकता से डंबलडोर की तरफ देखा ताकि उनकी किसी मुद्रा से वो समझ जाए कि वो सही था, लेकिन डंबलडोर ने ऊपर नहीं देखा। बिल्कुल बिल्कुल, डंबलडोर जैसे खुद से बोले और बिना किसी हैरानी के धुएं की लकीर को देखते रहे। लेकिन मूल रूप से विभाजित। हैरी को इस सवाल का सिर पैर समझ में नहीं आया। बहरहाल धुएं का सांप तत्काल 2 सांपों में बंट गया और अब दोनों ही हवा में घुमड़ने लगे। थोड़े संतोष के भाव से डंबलडोर ने यंत्र को अपनी छड़ी से हल्के से ठोका। आवाज धीमी हो गई और खत्म हो गई। धुएं के सांप हल्के पड़ गए और धुंध में बदलकर गायब हो गए। डंबलडोर ने यंत्र को दोबारा उसकी छोटी जर्जर टेबल पर रख दिया। हैरी ने देखा कि तस्वीरों में से कोई पुराने हेडमास्टर उसे देख रहे थे, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि हैरी उन्हें देख रहा था तो वे तत्काल सोने का नाटक करने लगे। हैरी ये पूछना चाहता था कि ये अजीब सी चांदी का यंत्र किस लिए है, लेकिन इससे पहले कि वो पूछ पाता, उसकी दाहिनी तरफ की दीवार के ऊपरी हिस्से से आवाज आई। एवरार्ड नाम का जादूगर अपनी तस्वीर में लौट गया था और थोड़ा हाँफ रहा था। डंबलडोर, डंबलडोर ने तत्काल पूछा, क्या खबर है? मैं तब तक चिल्लाया जब तक कि कोई भागता हुआ वहां नहीं आ गया, जादूगर ने कहा, जो अपने पीछे लगे पर्दे से माथा पोंछ रहा था। मैंने उससे कहा कि मैंने नीचे की मंजिल पर किसी की आवाज सुनी है। वो तय नहीं कर पा रहा था कि मेरी बात पर भरोसा करे या नहीं, लेकिन वो जांच के लिए नीचे चला गया। आप तो जानते ही हैं, नीचे तस्वीरें नहीं हैं, इसलिए मैं वहां नहीं जा सकता था। खैर, कुछ मिनट बाद वे उसे उठाकर ले आए। उसकी हालत अच्छी नहीं दिख रही थी, वो खून से लथपथ था। उनके जाते समय मैं अच्छी तरह से देखने के लिए एल्फ्रिडा क्रेग की तस्वीर तक भागा था। अच्छी बात है, डंबलडोर ने कहा, जब रॉन तेजी से हिला। मुझे लगता है कि डेलिस ने उसे आते हुए देख लिया होगा। फिर और कुछ पल बाद ही सफेद घूंघर वाली जादूगरनी भी अपनी तस्वीर में लौट आई और खांसती हुई अपनी कुर्सी में धंस गई।
और बोली, हाँ डंबलडोर, वे उसे सेंट मंगोज ले गए हैं। वे उसे मेरी तस्वीर के पास से ले गए। उसकी हालत खराब दिख रही थी। हाँ, धन्यवाद, डंबलडोर ने कहा। उन्होंने मुड़कर प्रोफेसर मैकगोनागल को देखा। मिनर्वा, मैं चाहता हूं कि आप जाकर बाकी विस्ली बच्चों को जगा दें। ठीक है। प्रोफेसर मैकगोनागल उठकर खड़ी हुई और तेजी से दरवाजे तक गई। हैरी ने रॉन की तरफ कनखियों से देखा, जो दहशत में लग रहा था। प्रोफेसर मैकगोनागल उठकर खड़ी हुई और तेजी से दरवाजे तक गई। हैरी ने रॉन की तरफ कनखियों से देखा, जो दहशत में लग रहा था। प्रोफेसर मैकगोनागल ने दरवाजे पर ठहरते हुए पूछा, और डंबलडोर, मॉली को खबर कौन देगा? ये काम ज्वाला कर देगा, जब वो किसी के आने की चेतावनी देने का काम पूरा कर लेगा, डंबलडोर ने कहा। लेकिन हो सकता है कि वो ये बात पहले से ही जानती हो। उसकी घड़ी कमाल की है। हैरी जानता था कि डंबलडोर उस घड़ी का जिक्र कर रहे थे जो समय नहीं बल्कि विजली परिवार के सदस्यों का पता ठिकाना और स्थिति बताती थी। एक टीज के साथ उसने सोचा कि मिस्टर विजली वाला कांटा इस वक्त जानलेवा खतरे की तरफ इशारा कर रहा होगा। लेकिन रात बहुत हो चुकी थी। शायद मिसेस विजली सो चुकी होंगी और घड़ी नहीं देख रही होंगी। वो याद करके हैरी कांप गया कि मिसेस विजली का बहरूपिया मिस्टर विजली के बेजान शरीर में बदल गया था। उसका चश्मा तिरछा हो गया था और उसके चेहरे से खून बह रहा था। लेकिन मिस्टर विजली नहीं मरेंगे। वे नहीं मर सकते। डंबलडोर अब हैरी और रॉन के पीछे की अलमारी में कुछ खोज रहे थे। वे उनमें से एक पुरानी काली केतली निकाल कर लाए, जिसे उन्होंने सावधानी से अपनी डेस्क पर रख दिया। वे अपनी छड़ी उठाकर बुदबुदाए, आवागमनो। एक पल के लिए केतली कांपी, एक अजीब नीली रोशनी में चमकी, फिर शांत होकर पहले जैसी दिखने लगी। डंबलडोर एक और तस्वीर के पास गए। उसमें एक चतुर दिखने वाला जादूगर था, जिसकी दाढ़ी नुकीली थी। वो नागशक्ति के हरे और चांदी जैसे रंग के कपड़े पहने था और इतनी गहरी नींद में लग रहा था कि जब डंबलडोर ने उसे जगाने की कोशिश की तो उसने उनकी आवाज नहीं सुनी। फिनेज, फिनेज। तस्वीरों में लगे जादूगर और जादूगरनियां अब सोने का नाटक नहीं कर रहे थे। वे अपने फ्रेमों में इधर से उधर सरक रहे थे ताकि घटना को ज्यादा अच्छी तरह से देख सके। जब चतुर दिखने वाला जादूगर सोने का नाटक करता रहा तो उनमें से कुछ भी उसका नाम चिल्लाने लगे, फिनिश, फिनिश, फिनिश। अब वो नाटक नहीं कर सकता था। वो नाटकीय ढंग से हिला और उसने आंखें खोल ली। किसी ने मुझे पुकारा? मुझे तुम्हारी जरूरत है फिनिश। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी दूसरी तस्वीर में जाओ, डंबलडोर ने कहा। मैं एक और संदेश भेजना चाहता हूं। मेरी दूसरी तस्वीर में? फिनिश ने थकी हुई आवाज में कहा और एक लंबी बनावटी जम्हाई ली, लेकिन आंखें कमरे में चारों तरफ घूमी और हैरी पर ठहर गई। ओ नहीं डंबलडोर, आज रात को मैं बहुत थका हुआ हूं। फिनिश की आवाज हैरी को जानी पहचानी लगी। वो सोचने लगा, उसने इसे पहले कहाँ सुना था। लेकिन इससे पहले कि वो सोच पाता, आसपास लगी तस्वीरें विरोध में हो हल्ला मचाने लगी। आदेश की अवहेलना, लाल नाक वाले एक मोटे जादूगर ने गरज कर कहा और अपने मुक्के लहराए। कर्तव्य से विमुक्ता। हम हॉगवर्ट्स के वर्तमान हेडमास्टर के आदेशों का पालन करने के लिए वचनबद्ध हैं, एक कमजोर से दिखने वाले बूढ़े ने कहा, जिन्हें देखकर हैरी पहचान गया कि वे डंबलडोर के पूर्ववर्ती आर्मांडो डिपेट हैं। फिनिश, आपको शर्म आनी चाहिए। क्या मैं उसे तैयार करूं डंबलडोर? एक जादूगर ने असामान्य मोटी छड़ी उठाकर कहा, जो लकड़ी के मुदगर जैसी लग रही थी।
ओ बहुत अच्छा, फिनिस नाम के जादूगर ने छड़ी को थोड़ा डर कर देखते हुए कहा। हालांकि हो सकता है अब तक मेरी तस्वीर फेंक दी हो। उसने ज्यादातर पारिवारिक चीजें तो पहले ही फेंक। सीरियस जानता है कि उसे तुम्हारी तस्वीर संभाल कर रखनी है, डंबलडोर ने कहा। और हैरी तत्काल समझ गया कि उसने फिनिस की आवाज कहां सुनी थी। ग्रिमॉल्ड चौक के बेडरूम के खाली दिखने वाले फ्रेम में। आपको उसे यह संदेश देना है कि आर्थर विजली गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और आर्थर की पत्नी, बच्चे तथा हैरी पॉटर जल्द ही उसके घर पहुंचने वाले हैं। आप समझ गए ना? आर्थर विजली घायल। ओहो, पत्नी, बच्चे और हैरी पॉटर रहने आ रहे हैं, फिनीज ने नीरस आवाज में आलस के साथ दोहराया। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। वो तस्वीर के एक फ्रेम में एक तरफ हुआ और गायब हो गया। ठीक उसी पल दरवाजा एक बार फिर खुल गया। प्रोफेसर मैकगोनागल, फ्रेड, जॉर्ज और जिनी को लेकर अंदर आ गई। वे तीनों अस्त व्यस्त और सदमे में दिख रहे थे तथा अब भी नाइट सूट पहने थे। हैरी, क्या हुआ? जिनी ने पूछा, जो डरी हुई दिख रही थी। प्रोफेसर मैकगोनागल कहती हैं कि तुमने डैड को घायल होते देखा। तुम्हारे डैडी मायापंछी के समूह का काम करते हुए घायल हो गए हैं, डंबलडोर ने हैरी के जवाब देने से पहले कहा। उन्हें सेंट पंगोज जादुई रोग एवं दुर्घटना अस्पताल ले जाया गया है। मैं तुम लोगों को सीरियस के घर भेज रहा हूं, जो अस्पताल आने जाने के लिहाज से तुम्हारे घर से ज्यादा आरामदेह रहेगा। वहीं पर तुम्हारी मम्मी मिल जाएगी। हम जा कैसे रहे हैं? फ्रेड ने कहा, जो सदमे में दिख रहा था। छू पाउडर से? नहीं, डंबलडोर ने कहा। छू पाउडर इस वक्त सुरक्षित नहीं है। नेटवर्क की निगरानी हो रही है। तुम लोग आवागमन कुंजी से जाओगे। उन्होंने पुरानी केतली की तरफ इशारा किया, जो मासूमियत से उनकी डेस्क पर रखी हुई थी। हम फिनिस नाइजेलस की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। तुम लोगों को भेजने से पहले मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि रास्ता साफ हो। तभी ऑफिस के बीचों बीच आग की एक लपट दिखी और एक सुनहरा पंख धीरे से तैरकर फर्श पर गिर गया। ये ज्वाला की चेतावनी है, डंबलडोर ने पंख को पकड़ते हुए कहा। प्रोफेसर अम्बरिज को पता चल गया है कि तुम लोग अपने पलंग पर नहीं हो। मिनर्वा, जाकर उन्हें रोको। उन्हें कोई भी कहानी सुना दो। प्रोफेसर मैकगोनागल इतनी फुर्ती से गई कि उनके गाउन की बस एक झलक ही दिख पाई। वो कहता है कि उसे खुशी होगी। डंबलडोर के पीछे से एक बोरियत भरी आवाज आई। फिनिस नाम का जादूगर अपने नाग शक्ति वाले बैनर के सामने दोबारा प्रकट हो चुका था। मेरे पर पोते की रुचि बड़े अजीब मेहमानों में है। यहाँ आओ, डंबलडोर ने हैरी और विजली परिवार के बच्चों से कहा। और जल्दी करो, इससे पहले कि यहाँ कोई आ जाए। हैरी और बाकी बच्चे डंबलडोर की डेस्क के चारों तरफ खड़े हो गए। तुम सभी इससे पहले आवागमन कुंजी का इस्तेमाल कर चुके हो? डंबलडोर ने पूछा। सभी ने अपने सिर हिला दिए और काली केतली के किसी हिस्से को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। हाँ, बहुत बढ़िया। 3 की गिनती पर 1, 2। ये 1 सेकंड में हो गया। डंबलडोर जब 3 बोलने से पहले पल भर रुके तो हैरी ने उनकी तरफ देखा। वे बहुत करीब थे और डंबलडोर की साफ नीली निगाह हैरी के चेहरे पर पड़ी। तत्काल हैरी का निशान जलने लगा और सफेद हो गया, जैसे पुराना घाव फिर से खुल गया हो। हैरी के अंदर नफरत की इतनी तेज लहर उठी जिसे वो नहीं चाहता था, पसंद नहीं करता था, लेकिन जो बहुत प्रबल थी। उस पर वो हमला करना चाहता था, उन्हें काटना चाहता था, उनके शरीर में अपने जहरीले दांत गड़ाना चाहता था। 3। हैरी की नाभि के नीचे जोरदार झटका लगा। उसके पैरों के नीचे से फर्श ओझल हो गया। उसका हाथ केतली से चिपक गया। वो
दूसरों से टकरा रहा था जब वे रंगों के भंवर और हवा के झोंकों में तेजी से उड़ रहे थे। केतली उन्हें आगे की तरफ खींच रही थी और फिर उसके पैर जमीन पर इतनी तेजी से टकराए कि उसके घुटने मुड़ गए। केतली जमीन पर गिर पड़ी और करीब से क्रीचर की आवाज आ गई। दोबारा आ गए बदजात बच्चों, क्या ये सच है कि इनका बाप मर रहा है? बाहर आओ, एक दूसरी आवाज आई। हैरी उठकर खड़ा हुआ और चारों तरफ देखने लगा। वे लोग ग्रीमोल्ड चौक के 12 नंबर के उदास तलघर वाले किचन में आ गए थे। रोशनी सिर्फ आग और एक हिलती हुई मोमबत्ती से आ रही थी। वहां साफ दिख रहा था कि सीरियस अकेला रात का खाना खा रहा था जो उसने अधूरा छोड़ दिया था। क्रीचर अपनी कमर के कपड़े को ऊपर खींचते हुए हॉल के दरवाजे से गायब हो रहा था और दृश्यता से पीछे देख रहा था। सीरियस चिंतित दिखता हुआ जल्दी से उनकी तरफ आ रहा था। उसकी दाढ़ी नहीं बनी थी और वो अपने दिन के कपड़ों में ही था। उसके पास से मडंगस जैसी शराब की बदबू भी आ रही थी। क्या हुआ? उसने जिनी को उठाने के लिए मदद का हाथ बढ़ाते हुए पूछा। फिनिस नाइजेलस ने बताया था कि आर्थर बुरी तरह घायल हो गया है, फ्रेड ने कहा। हैरी से पूछो। हाँ, मैं भी पूरी बात सुनना चाहता हूँ, जॉर्ज ने कहा। जुड़वा भाई और जिनी उसे घूर रहे थे। क्रीचर के कदमों की आवाज बाहर सीढ़ियों पर रुक गई। देखो, हैरी ने शुरू किया, लेकिन ये तो मैकगोनेगल और डंबलडोर को बताने से भी ज्यादा बुरा था। मुझे एक तरह का सपना दिखा और फिर उसने उन्हें बताया कि उसने क्या देखा था। हालांकि उसने सपने में थोड़ा बदलाव कर दिया। उसने इस तरह बताया जैसे उसने सांप को हमला करते देखा। उसने ये नहीं बताया कि उसने सांप की आंखों से हमला होते देखा था। रॉन का चेहरा अब भी बहुत सफेद था। उसने हैरी को एक सरसरी निगाह डाली, लेकिन कुछ नहीं बोला। जब हैरी ने बीती बात पूरी कर ली, तो फ्रेड, जॉर्ज और जिनी एक पल के लिए उसे घूरते रहे। हैरी को पता नहीं था कि ये उसका वहम था या नहीं, लेकिन उसे लगा कि उसकी निगाह में दोषारोपण की झलक थी। अगर वे हमले को देखने के लिए उसे दोष दे रहे थे, तो उसे खुशी थी कि उसने उन्हें ये नहीं बताया कि वो सांप के भीतर था। फ्रेड ने सीरियस की ओर मुड़ते हुए पूछा, मम्मी कहाँ है? उन्हें तो शायद अब तक ये भी पता नहीं होगा कि क्या हुआ है, सीरियस ने कहा। महत्वपूर्ण बात यह थी कि अम्बरिज के पहुंचने के पहले तुम्हें वहां से निकाल दिया जाए। मुझे उम्मीद है कि डंबलडोर अब मॉली को इस घटना की जानकारी दे रहे होंगे। हमें सेंट मंगोज पहुंचना होगा, चीनी ने व्यग्रता से कहा। उसने अपने भाइयों की तरफ देखा जो अब भी पायजामे में थे। सीरियस, क्या तुम हमें चोगी दे सकते हो? सीरियस ने कहा। जरा ठहरो, तुम इस तरह भागते हुए सेंट मंगोज नहीं जा सकते, फ्रेड ने विद्रोही स्वर में कहा। हमें मंगोज जाने से कोई नहीं रोक सकता। आखिर वे हमारे डैडी हैं। और तुम क्या बताओगे कि तुम्हें आर्थर पर हुए हमले के बारे में कैसे पता चल गया, जबकि अभी तो अस्पताल वालों ने उनकी पत्नी को भी ये खबर नहीं दी है? जॉर्ज ने गर्म होते हुए कहा। इससे क्या फर्क पड़ता है? सीरियस ने गुस्से से कहा। इससे फर्क पड़ता है क्योंकि हम इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते हैं कि हैरी को सैकड़ों मील दूर होने वाली घटनाओं की झलक दिख रही है। क्या तुम्हें अंदाजा है कि मंत्रालय इस जानकारी का क्या करेगा? फ्रेड और जॉर्ज को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि मंत्रालय किसी भी जानकारी का क्या करेगा। रॉन का चेहरा अब भी राख जैसा दिख रहा था और वो खामोश था। जिनी बोली, कोई और भी तो हमें बता सकता था। हमें ये बात हैरी के अलावा किसी और से भी तो पता चल सकती थी। जैसे कौन? सीरियस ने अधीरता से कहा। सुनो, तुम्हारे डैडी मायापंछी के समूह का काम करते समय घायल हुए हैं और परिस्थितियां वैसे भी संदिग्ध हैं। घटना के कुछ पल बाद ही उनके बच्चों को ये खबर पता चलने से संदेह और बढ़ जाएगा। इससे मायापंछी के समूह को
गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। फ्रेड चिल्लाया। हमें किसी समूह वमूह की परवाह नहीं है। जॉर्ज चिल्लाया। हम अपने डैडी के बारे में बात कर रहे हैं जो मौत से जूझ रहे हैं। सीरियस भी उतने गुस्से में बोला। तुम्हारे डैडी जानते थे कि उसका क्या अंजाम हो सकता है। मायापंची के समूह के लिए मुश्किलें पैदा करने पर वे तुम्हें धन्यवाद नहीं देंगे, इसलिए तुम समूह में नहीं हो। तुम समझते ही नहीं हो ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए जान देने से भी नहीं हिचकना चाहिए। तुम्हारे लिए आसान है क्योंकि तुम यहां पर सुरक्षित हो। फ्रेड गर्जा। मैं देख रहा हूं कि तुम खुद तो कोई जोखिम नहीं ले रहे हो। सीरियस के चेहरे पर जो थोड़ा बहुत रंग था वो भी उड़ गया। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे वो फ्रेड को मारना चाहता हो, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया और शांत स्वर में बोला। मैं जानता हूं ये मुश्किल है, लेकिन हम सबको इस तरह का व्यवहार करना है जैसे हमें कुछ पता नहीं चला है। हमें यही करना है जब तक कि हमें तुम्हारी मम्मी से पता न चले। ठीक है? फ्रेड और जॉर्ज अब भी बगावत के मूड में दिख रहे थे। बहरहाल जिनी सबसे करीब वाली कुर्सी की तरफ कुछ कदम बढ़ी और उस पर धंस गई। हैरी ने रॉन की तरफ देखा, जिसने सिर झुकाने और कंधे उचकाने के बीच की एक अजीब हरकत की, और फिर वे दोनों बैठ गए। जुड़वा भाइयों ने 1 मिनट तक सीरियस को गुस्से से घूरा और फिर वे भी जिनी के पास बैठ गए। ये ठीक है, सीरियस ने उत्साह बढ़ाते हुए कहा। चलो अब हम इंतजार करते हुए कुछ पी लेते हैं। आगमनो बटरबियर। उसने बोलते समय अपनी छड़ी हिलाई और आधा दर्जन बोतलें पेंट्री से बाहर निकलकर उनकी तरफ उड़ती हुई आ गईं। उन्होंने टेबल पर फिसलकर सीरियस के रात के खाने के बचे खुचे अवशेषों को तितर-बितर किया और उन छहों के सामने बढ़िया तरीके से रुक गई। वे सभी बटर बियर पीने लगे। कुछ समय तक किचन से सिर्फ अंगीठी की लकड़ियों के तड़कने और टेबल पर बोतलों के रखने की आवाजें आ रही थीं।